नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द वीक ऑफ शो और मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। द वीक ऑफ शो में हम बात करने वाले हैं हफ्ते की सियासी उठापटक के बारे में। आरक्षण खत्म होने की चर्चाओं के बीच मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने के राज्य शासन के निर्णय को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट के इस फैसले को पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपनी सरकार के फैसले की जीत बताया है। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने के राज्य शासन के निर्णय को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट के इस फैसले को पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपनी सरकार के फैसले की जीत बताया है। कमलनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सिलसिलेवार पोस्ट कर कहा है कि ये कांग्रेस पार्टी की नीतियों की जीत है। हाईकोर्ट ने उनकी सरकार के फैसले को सही साबित किया है। कमलनाथ ने आशंका जताई है कि सरकार अब भी इस मामले में खेल कर सकती है। अब कमलनाथ के दावे और इस मामले को समझने के लिए हम मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण की टाइमलाइन को समझा देते हैं। इति आरक्षण कथा। 1980 में अर्जुन सिंह सरकार ने ओबीसी की स्थिति के अध्ययन के लिए रामजी आयोग बनाया। 1994 में दिग्विजय सरकार ने ओबीसी के लिए 14% आरक्षण लागू किया। दिग्विजय सरकार ने 2003 में आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने का कानून पारित किया। 2003 में उमा भारती सरकार के सही पैरवी न करने से 27% ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट से स्टे हो गया। 14 साल तक ओबीसी को 27% आरक्षण का मामला अदालत में लंबित रहा। 2017 में कोर्ट ने एक्स पार्टी डिसीजन देकर कांग्रेस सरकार द्वारा दिया गया 27% आरक्षण समाप्त कर दिया। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने का वादा किया। मार्च 2019 में कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने का फैसला किया। 19 मार्च 2019 को हाईकोर्ट ने पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज के लिए 27% ओबीसी आरक्षण पर स्थगन दिया। जुलाई 2019 में कमलनाथ सरकार ने विधानसभा से 27% ओबीसी आरक्षण का कानून पास कराया। हाईकोर्ट का स्थगन सिर्फ कुछ नौकरियों में आरक्षण लागू न करने के बारे में था, लेकिन शिवराज सरकार ने इसे सभी सरकारी नौकरियों के लिए मान्य कर दिया। सितंबर 2021 को तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और इंदिरा जयसिंह को 27% आरक्षण की पैरवी करने के लिए अदालत भेजा। शिवराज सरकार ने अदालत से स्थगन के दायरे में आने वाले विभागों को छोड़कर बाकी सब विभागों में 27% आरक्षण के हिसाब से भर्ती करने का आदेश निकाला। कांग्रेस का कहना था कि यह आदेश निकालने की जरूरत ही नहीं थी। कांग्रेस का सवाल था कि अदालत ने कुछ विभागों में भर्तियों पर स्थगन लगाया था, तो बाकी विभागों में 27% आरक्षण से भर्तियां रोक क्यों लगाई गई? 18 अगस्त 2020 को सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने मत दिया कि 14% आरक्षण के साथ ही सभी सरकारी विभागों में भर्तियां की जाएं। जनवरी 2021 में सरकार ने हाईकोर्ट में आवेदन दिया कि 14% आरक्षण के साथ ही भर्तियां कर ली जाएं और 13% आरक्षण को होल्ड पर रखा जाए। जुलाई 2021 को हाईकोर्ट ने 14% ओबीसी आरक्षण के साथ भर्ती करने और 13% आरक्षण को होल्ड करने का आदेश दिया। 2 सितंबर 2021 को शिवराज सिंह चौहान सरकार ने कमलनाथ सरकार द्वारा बनाए कानून को ही पूरी तरह से लागू करने का फैसला किया। 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के आरक्षण के बिना ही मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया। आरक्षण लागू होने के लिए जरूरी ट्रिपल टेस्ट नहीं हो पाने की वजह से हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी मध्य प्रदेश में पंचायत और नगर निकाय के चुनाव 14% ओबीसी के आरक्षण के साथ करने का आदेश दिया। कांग्रेस का आरोप था कि पिछड़ा वर्ग आयोग ने ओबीसी की सही संख्या का आंकड़ा अदालत में पेश न करने से ऐसा हुआ। 28 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट ने 27% आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। इस तरह अब ओबीसी के लिए 27% आरक्षण के लिए राह खुल गई। हाईकोर्ट के इस फैसले को कांग्रेस अब अपने फैसले पर मुहर बताते हुए बीजेपी को ओबीसी विरोधी साबित करने में जुट गई है। तो बीजेपी का कहना है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस की नीयत में ही खोट था। बीजेपी ही ओबीसी की हितैषी है, ये बात ओबीसी को पता है। ये वही भाजपा है ना जिसने बीपी सिंह की सरकार को जो है गिराया था जब उन्होंने मंडल आयोग लागू किया था और ये कमंडल लेके निकल पड़े थे।
तो इनका तो शुरू से ये मामला है कि ये आरक्षण के खिलाफ हैं। कमलनाथ की सरकार ने इस पर फैसला किया था। उस अध्यादेश के तहत कोर्ट ने जो है सारी विरोधी अपीलें खारिज कर दी हैं। तो इसका मतलब है कि जो है कमलनाथ जी की जीत हुई है। याचिका ही नहीं, ये कांग्रेस और कमलनाथ सरकार के द्वारा किए गए जितने भी षड्यंत्र थे ओबीसी आरक्षण को रोकने के लिए, उनके द्वारा बड़े बड़े वकीलों के द्वारा लगाए गए जो केस थे, ये उनकी विफलता है। कहते हैं कि जो हक जो तय है वो जरूर मिलेगा। भाजपा की सरकार के प्रयासों से, माननीय न्यायपालिका के आदेशों से ओबीसी वर्ग को जो आरक्षण उन्हें मिलना चाहिए वो जरूर मिलेगा। प्रदेश की 52% आबादी ओबीसी की है। बीजेपी 2 दशक से सत्ता में है। इसके पीछे उसे ओबीसी का सपोर्ट मिलना भी बड़ी वजह है। कांग्रेस लगातार इस वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है। जातीय जनगणना की मांग भी उसके इसी एजेंडे का हिस्सा है। देखना यह है कि हाईकोर्ट के इस फैसले को कांग्रेस कितना भुना पाती है और बीजेपी इस पर कैसे काउंटर करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। प्रयागराज में सनातन का महापर्व महाकुंभ चल रहा है। लाखों श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। शासन और प्रशासन भी पूरी तरह सजग है। लेकिन मंगलवार बुधवार के दरमियानी रात एक ऐसा बड़ा हादसा हो गया जिसने न केवल सारी व्यवस्थाओं पर सवाल उठा दिया, बल्कि सनातन का ये महा आयोजन सियासत का केंद्र भी बन गया। मौनी अमावस्या के पहले संगम स्थल पर मची भगदड़ में 30 लोगों की मौत हुई। वहीं 90 से अधिक लोग घायल हुए। हालांकि ये सरकारी आंकड़ा है। हताहतों की संख्या इससे कहीं अधिक बताई गई है। प्रयागराज में सनातन का महापर्व महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ यूं तो हर 12 साल में आता है, लेकिन इस बार जो पुण्य संयोग बन रहे हैं वो 144 साल बाद आए हैं। आयोजन को दिव्य और भव्य बनाने में कोई कसर बकाया नहीं रखी गई है। पूरे कुंभ काल में 45 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। महाकुंभ की व्यवस्थाओं की सराहना भी हो रही थी, लेकिन मंगलवार बुधवार के दरमियानी की रात एक ऐसा बड़ा हादसा हो गया जिसने न केवल सारी व्यवस्थाओं पर सवाल उठा दिया, बल्कि सनातन का ये महा आयोजन सियासत का केंद्र भी बन गया। मौनी अमावस्या के पहले संगम स्थल पर मची भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई। वहीं 90 से अधिक लोग घायल हुए हैं। हालांकि ये सरकारी आंकड़ा है। हताहतों की संख्या इससे कहीं अधिक बताई जा रही है। हादसे के बाद सरकार व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त बताने में जुट गई है। पीड़ितों के लिए राहत का ऐलान कर दिया गया है। भविष्य में ऐसे हादसे न हो, इसके लिए भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। ये हादसा भारी भीड़ के द्वारा अखाड़ा मार्ग के बैरिकेटिंग्स को तोड़ने और उसके बाद उससे कूद करके जाने के कारण वहां पर हुआ है। इसके लिए हम लोगों ने न्यायमूर्ति हर्ष कुमार के नेतृत्व में पूर्व डीजी श्री वीके गुप्ता और रिटायर्ड IAS श्री DK सिंह, इन 3 सदस्यीय जुडिशियल कमीशन को भी इसके लिए गठित किया जा रहा है। और इस पूरी घटना की हम लोग न्यायिक जांच करवा करके इसकी तह में भी जाएंगे कि आखिर कहां पे ऐसे हादसे किन कारणों से हुए हैं। लेकिन विपक्ष कहां चुप रहने वाला है। वो इस हादसे के लिए यूपी की योगी और केंद्र की मोदी सरकार को कसूरवार ठहरा रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार महाकुंभ की पॉलिटिकल मार्केटिंग कर रही है। इसे इवेंट में तब्दील कर दिया गया है। श्रद्धालुओं से ज्यादा VIP और VVIP पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसकी वजह से ये हादसा हुआ। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल जैसे तमाम विपक्षी नेताओं ने हादसे के बाद सरकार को घेरने में कोई कसर बकाया नहीं रखी। संत समाज का एक धड़ा भी हादसे के लिए कुप्रबंधन को जिम्मेदार मान रहा है। किसी का पुत्र चला गया है, बहुत दुखद समाचार है, बहुत व्यथित है। प्रशासन पूरी तरह फेल हो गया है। निकम्मा प्रशासन, सिर्फ तुष्टीकरण की नीति में ये प्रशासन लगा रहा। जब इतनी सारी तैयारियां थी और पहले से आपको पता था, आप कह रहे थे 40 करोड़ लोग आ रहे हैं, तो फिर उससे वैसी व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। जितने लोगों के लिए भोजन अपने घर में हो, जितने लोगों के लिए बैठने की जगह हो, उतने ही लोगों को तो बुलाया जाता है। आस्था को इवेंट बनाने से अक्सर परिणाम जो हैं वो खतरनाक हो जाते हैं। जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, ये केवल अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग में ही परेशान रही है। केवल VIP कल्चर, VIP कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, जहाज से आ रहे हैं। आपने देखा पूरा कैबिनेट जाके माँ गंगा के गोद में जाकर संगम स्थल पे जाके अटखेलियां खेल रहा था। सरकार ने जितना प्रचार किया, सरकार ने उतना इंतजाम नहीं किया। इंतजाम सरकार के अच्छे होते तो शायद ये घटना न होती। महाकुंभ और ऐसे ही धार्मिक आयोजनों को संपन्न कराने में कोई भी सरकार कोर कसर बकाया नहीं रखती, लेकिन इसके बाद भी ऐसे हादसों को कभी रोका नहीं जा सका है।
आज कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल भले ही इस हादसे को लेकर योगी और मोदी सरकार को घेरे, इतिहास के पन्नों को पलटाए, तो इससे भी बड़े हादसे महाकुंभ के दौरान हुए हैं। चाहे वो 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के महाकुंभ में पहुंचने के बाद मची भगदड़ में 800 लोगों की मौत हो, या फिर 2013 में यूपी में सपा और केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहते प्रयागराज रेलवे स्टेशन की भगदड़ में 36 लोगों की जान जाने की घटना रही। लेकिन इस बार सियासत ज्यादा ही इसीलिए हो रही है क्योंकि देश में हिंदुत्व बनाम सेक्युलरिज्म की सियासत चल रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि भाजपा इस महाकुंभ के आयोजन को ऐतिहासिक बताकर श्रेय लेने की कोशिश में थी, तो अब विपक्ष इस हादसे का ठीकरा उसके ऊपर ही फोड़ रहा है। इस सियासत के बीच सवाल जिंदा है कि ऐसे आयोजन कैसे बिना हादसे के निर्विघ्न कैसे संपन्न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन पर राहुल और सोनिया गांधी के बयान से राजनीतिक घमासान मचा। बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सदन को संबोधित किया, जिसमें सरकार के विभिन्न कार्यों पर चर्चा की। राष्ट्रपति के संबोधन के खत्म होते ही राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई। सोनिया गांधी ने पुअर थिंग शब्दों का प्रयोग किया, तो वहीं राहुल गांधी ने भी राष्ट्रपति मुर्मू के भाषण को बोरिंग बताया। संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन पर राहुल और सोनिया गांधी के बयान से राजनीतिक घमासान मच गया है। दरअसल बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सदन को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने सरकार के विभिन्न कार्यों पर चर्चा की। राष्ट्रपति के संबोधन के खत्म होते ही राजनीतिक बयानबाजी फिर शुरू हो गई। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के संबोधन को लेकर कुछ ऐसी बात कह दी जिससे सियासी घमासान शुरू हो गया है। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति अंत तक बहुत थक गई थी, वे मुश्किल से बोल पा रही थी। इस दौरान सोनिया गांधी ने पुअर थिंग शब्दों का प्रयोग किया। वहीं राहुल गांधी ने भी राष्ट्रपति मुर्मू के भाषण को बोरिंग बताया। No, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again and again. No, she could hardly speak for thing. Boring. Repeating the same thing again and again. सोनिया गांधी और राहुल गांधी का ये बयान सामने आते ही भाजपा ने उन पर तगड़ा हमला बोला। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि ऐसे शब्दों का जानबूझकर इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी की गरीब विरोधी और आदिवासी विरोधी प्रकृति को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि मां बेटे ने राष्ट्रपति के साथ आदिवासी समुदाय का अपमान किया है। भाजपा के दूसरे बड़े नेताओं ने भी सोनिया और राहुल पर तीखा हमला बोला। If there is one poor thing in Indian politics, that is राहुल गांधी। राहुल गांधी ही वो पुअर थिंग है जिनको बार बार लॉन्च करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करती है, बट द पुअर थिंग नेवर गेट्स लॉन्च्ड। जो आज कांग्रेस के नेता ने कहा है वो देश को शर्मसार करने वाला। देश के महामहिम राष्ट्रपति दोनों समेत सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं और वो सरकार की नीतियों और का एक रूपरेखा होती है। आपको आज के बाद जब उस पे चर्चा होगी तो पूरी सरकार को आलोचना करने का अवसर रहता है। जो लोग संविधान के सम्मान की बात करते हैं और जो संवैधानिक सर्वोच्च पद पर बैठे हमारे आदिवासी महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान करते हैं, वो संविधान का भी अपमान करते हैं। ये संविधान का सीधा अपमान है। जिस प्रकार की बेहुदी बात कांग्रेस पार्टी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और उनकी सुपुत्र नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने भारत की राष्ट्रपति जी के बारे में बताए, जो शब्द उन्होंने उच्चारण किए, मैं उसको मुंह में भी नहीं ले सकता हूं। इस प्रकार की अहंकार के लिए मैं कठोर से कठोर शब्दों में उसको निंदा करता हूं। फ्यूडल लोगों से, सामंतवादी लोगों से और अपेक्षा भी क्या करें। जिस तरीके की कांग्रेस की जो नीति आई है, यानी कांग्रेस के जो भाषण आ रहे हैं और उनके जो स्पीचेज आ रहे हैं, सारे देश के जो इंस्टीट्यूशंस हैं यानी पद है उनको अपमान करने वाला। पहली बार एक महिला आदिवासी इस देश का राष्ट्रपति बनी है, तो इनको हजम नहीं हो रहा है और इसको कमजोर बताती है। मैं कहना चाहती हूँ, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी ने जिंदगी भर देश के लिए, समाज के लिए जो काम किया है, ये लोग सोच भी नहीं सकते। यही नहीं, पीएम नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान सोनिया और राहुल गांधी के बयान की निंदा की।
कांग्रेस का शाही परिवार उनके अपमान पर उतर आया है। शाही परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आदिवासी बेटी ने बोरिंग भाषण दिया। राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा, गरीब कहा और चीज कहा, थकी हुई कहा। एक आदिवासी बेटी का बोलना इनको बोरिंग लगता है। ये देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। बीजेपी के चौतरफा हमलों के बाद कांग्रेस ने भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बयान पर सफाई दी और बीजेपी पर दोनों के बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। The president must have been tired reading such a long speech. Poor thing. I don't think she fully respects. In fact, she has the utmost respect for her. And I think it's very unfortunate that this kind of thing is twisted by the media. They are both respected people. They are older than us. They are a certain age now, and it's pretty clear that she means no disrespect. संसद का शायद ही कोई सत्र रहा हो जिसमें जनता के मूल मुद्दों से ज्यादा व्यक्तिगत बातों की गूंज ज्यादा न रही है। हाल ही में संपन्न हुए शीतकालीन सत्र में तो अडानी बनाम जॉर्ज सोरोस की लड़ाई में तो सिर्फ फुटबॉल तक हो गया। अब बजट सत्र के पहले ही दिन राष्ट्रपति पर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की टिप्पणी से बवाल मच गया है। देखना ये है कि इस पर शुरू हुई सियासत कहां जाकर रुकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश कर दिया। बजट में हर वर्ग पर फोकस कर कुछ ना कुछ खास रहा। तो मध्यम वर्ग को सरकार ने बड़ी सौगात दी। मिडिल क्लास को 12 लाख रुपए तक कोई आयकर अब नहीं देना होगा। इसके साथ ही सभी टैक्स पेयर को लाभ पहुंचाने के लिए स्लैब और दरों में बदलाव किया गया। कैसा रहा बजट, देखें रिपोर्ट। मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश कर दिया है। बजट में मध्यम वर्ग को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। मिडिल क्लास को 12 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं देना होगा। इसके साथ ही सभी टैक्स पेयर्स को लाभ पहुंचाने के लिए स्लैब और दरों में बदलाव किया गया है। टैक्स में राहत, 12 लाख की आय तक कोई आयकर नहीं। नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ ये छूट 12,75,000 रुपए हो जाएगी। 0 से 4 लाख तक 0%, 4 से 8 लाख तक की आय तक 5%, 8 से 12 लाख की आय तक 10%, 12 से 16 लाख की आय तक 15%, 16 से 20 लाख की आय तक 20%, 20 से 24 लाख की आय तक 25%, 24 लाख से ज्यादा की आय पर 30% कर लगेगा। इसके साथ ही सभी टैक्स पेयर्स पिछले 4 साल का IT रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे। इससे पहले तक ये लिमिट 2 साल थी। वहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए TDS की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। करों में राहत के साथ सरकार ने कई योजनाओं का ऐलान कर सभी वर्गों को मदद पहुंचाने की कोशिश की है। वर्गवार बजट के ऐलान पर चर्चा करें तो मध्यम वर्ग के लिए मोबाइल फोन और कारें सस्ती होंगी। EV और मोबाइल की लिथियम आयन बैटरी सस्ती, LED LCD टीवी सस्ती, कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5% की गई। देश में अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा। 1 लाख रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा। शहरी क्षेत्र के गरीबों की आय बढ़ाने की योजना आएगी। 1 लाख अधूरे घर पूरे होंगे। 2025 में 40,000 नए मकान हैंडओवर किए जाएंगे। जल जीवन मिशन कार्यक्रम 2028 तक बढ़ेगा। महिलाओं के लिए SC/ST की MSME महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना। पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को 2 करोड़ का टर्म लोन। बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स छूट 2 गुनी। सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स छूट 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए। 36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह से टैक्स फ्री। देश में 200 डे केयर कैंसर सेंटर बनेंगे। मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% घटाई। 13 मरीज सहायता कार्यक्रम बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए हुई। PM धन धान्य कृषि योजना शुरू होगी। 100 जिलों को फायदा होगा। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन। समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे। कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% की गई।
गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वालों को बढ़ावा मिलेगा। बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन होगा। मिथिलांचल में पश्चिम कोसी नहर परियोजना शुरू होगी। दालों में आत्मनिर्भरता के लिए 6 साल का मिशन। पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजनाओं में बढ़ाई जाएगी। कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्य योजना। असम के नाम रूप में नया यूरिया प्लांट लगेगा। युवाओं के लिए स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा। 500 करोड़ रुपए से 3 AI एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेंगी। 23 IIT में 6,500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें बढ़ेंगी। PM रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएंगी। ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा। 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेशन होगा। मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा मिलेगा। स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर बनाए जाएंगे। सभी सरकारी स्कूलों और अस्पतालों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। व्यापारियों के लिए MSME के लिए लोन गारंटी लिमिट 5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ होगी। सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव। 7 टैरिफ रेट हटेंगे, अब 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे। टियर 2 शहरों में बनाए जाएंगे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। देश को खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनाने की राष्ट्रीय योजना। नई लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की लिमिट वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए PM स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़कर 30,000 रुपए होगी। कॉरपोरेट के लिए बीमा क्षेत्र में निवेश के लिए FDI सीमा 74% से बढ़ाकर 100% होगी। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भारत ट्रेड नेट की स्थापना होगी। 50 नए पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे। 100 नए शहर उड़ान योजना से जोड़े जाएंगे। पहाड़ी इलाकों में नए छोटे एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा। वीजा नियमों में रियायत दी जाएगी। बिहार में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। न्यूक्लियर एनर्जी R&D के लिए 20,000 करोड़ रुपए का फंड। राज्यों में खनन सूचकांक की स्थापना होगी। इस तरह बजट में सभी वर्गों को कुछ न कुछ मिला है। PM मोदी समेत सत्ता पक्ष के नेताओं ने बजट की मुक्त कंठ से सराहना की है। वहीं विपक्ष को ये बजट रास नहीं आया। उल्टे उसे इसमें राजनीतिक भेदभाव भी नजर आ रहा है। ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। इस बजट में रिफॉर्म की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। तो पूरे बजट को सुनने के बाद तो यही पता चलता है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी, भाजपा सरकार बिहार के निर्वाचन को मद्देनजर रखते हुए और मध्यम वर्ग को फिर से लुभाने की कोशिश में, लेकिन इस कोशिश में जो पिछले साल की जो उनकी विफलताएं हैं, उन विफलताओं को वो छुपा नहीं सकते। वित्त मंत्री के बजट भाषण से पहले PM मोदी ने इस बजट को ज्ञान बजट कहा है। वित्त मंत्री ने भी अपने बजट भाषण की शुरुआत में इसका जिक्र किया है। ज्ञान मतलब GYAN बजट। G गरीब, Y युवा, A अन्नदाता, N नारी शक्ति। इसके साथ ही इस बजट को विकसित भारत की संकल्प की दिशा में बढ़ाया गया कदम भी बताया गया है। सरकार ने विकसित भारत के लक्ष्य भी बताए हैं। विकसित भारत के लक्ष्य: गरीबी से मुक्ति, 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, 100% कामगार के साथ सार्थक रोजगार, आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं, फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, किसानों की दशा में सुधार। अब देखना यह है कि मोदी सरकार का ये बजट अपने उद्देश्यों में कितना सफल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। तो द वीक ऑफ शो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।